दोस्तों नमस्कार। मैं अभिज्ञान कोचिंग से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान स्थिति, आकार एवं विस्तार। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको सावधानी पूर्वक आप ध्यान से अच्छे तरीके से इसको देखना है, पढ़ना है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं अब। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान स्थिति। टॉपिक का नाम है अपना राजस्थान की स्थिति, आकार एवं विस्तार। विस्तार ये टॉपिक रहेगा अपना, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। दोस्तों अब मैं ये राजस्थान ज्योग्राफी का मैप बना रहा हूँ। ये अपना हाड़ौती क्षेत्र हो गया, ये अपना पूर्वी राजस्थान हो गया, और ये अपना राजस्थान बन गया। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले ये देखते हैं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अब इसमें अपने को देखना है कि अब देखो ये गांव पड़ता है कोणा गांव। कोणा गांव जो गंगानगर जिले में है। दक्षिण में पड़ता है बोरकुंड गांव। दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंड गांव है। और पश्चिम में कटरा गांव है। पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर जिले की सम तहसील में स्थित है। फिर उसके बाद में ये दोस्तों पूर्व में सिलाना गांव है, जिसे सिलावट के नाम से भी जानते हैं, जो धौलपुर जिले में है। तो दोस्तों प्रश्न आ सकता है आपके कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है? गंगानगर जिले में है ये। उसके बाद में दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले में है, बोरकुंड। उसके बाद में पश्चिम में कौन सा गांव है? कटरा गांव, जो जैसलमेर जिले की सम तहसील में है। फिर ये धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में स्थित है, सिलाना गांव। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है। अब दोस्तों अब ये देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है दोस्तों, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखें तो 869 किलोमीटर ये लंबाई पड़ती है। तो लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों कितने किलोमीटर का अंतर पड़ता है? 43 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। अब ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में ऐसे कैसे आया था कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितना अंतर है? तो लंबाई है अपनी 826 किलोमीटर, गंगानगर जिले के कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव तक राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। और उसके बाद में देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जैसलमेर जिले के कटरा गांव से लेकर और धौलपुर जिले के सिलाना गांव तक राजस्थान की जो चौड़ाई है मित्रों वो है 869 किलोमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई में अपन डिफरेंस देखें तो 43 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। अब उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं राजस्थान की अक्षांश स्थिति। राजस्थान की अक्षांश स्थिति, और ये है राजस्थान की देशांतरी स्थिति। अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है उत्तर से अपन देखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा राजस्थान है। कितना? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा राजस्थान है। अब इसमें अक्षांश से जो अंतर है वो कितना आता है? अक्षांश से विस्तार भी कहते हैं इसको।
अक्षांशीय अंतर दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, अक्षांशीय जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, ये अक्षांशीय अंतर है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। फिर उसके बाद में देशांतर स्थिति देखते हैं अपन। देशांतर स्थिति में यहां लिख देता हूं, गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब इसकी देशांतरी स्थिति भी देख सकते हो दोस्तों कि गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान है। अब उसके बाद में देशांतरीय अंतर देख सकते हैं दोस्तों। देशांतरीय अंतर तो देशांतरीय अंतर मित्रों आता है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, ये देशांतरीय अंतर है, देशांतरीय विस्तार है। अब दोस्तों ये अपने को चीजें याद हो गई, अब ये चीजें याद रखना जरूरी है। अब बात आती है कि अक्षांश से हमें क्या पता लगता है और देशांतर से क्या दिखाया जाता है। अक्षांश से अंतर जो है, अब इसमें देखेंगे अक्षांशों के द्वारा हम किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है। अब उसके बाद में देशांतर के द्वारा हमेशा किसी भी स्थान का समय का ज्ञान होता है। तो ये आप बाद में देखेंगे टॉपिक कि इसमें समय कैसे निकाला जाता है, अक्षांश स्थिति से कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपको देखना है अक्षांशीय जो स्थिति होती है उससे क्या दिखाया जाता है, स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति का ज्ञान होता है और देशांतरों के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। फिर इसी के आगे लिख देता हूं, अक्षांशीय अंतर को कटिबंध कहते हैं दोस्तों, अक्षांशीय अंतर को कटिबंध कहते हैं और देशांतरों के अंतर को गोरे कहते हैं, गोरे कहते हैं। और 1 डिग्री देशांतर में सदैव 4 मिनट का अंतर पड़ता है, 1 डिग्री देशांतर में हमेशा 4 मिनट का अंतर पड़ता है। अब हम पश्चिम और पूर्व के समय के बारे में देखें तो लगभग दोस्तों आपको याद रखना है देशांतरीय जो अंतर पड़ता है तो वो तो आपको मैंने लिख ही दिया। अब देशांतरों से समय का ज्ञान होता है तो पूर्व के समय में और पश्चिम के समय में अंतर है तो 35 मिनट, कितना अंतर है, 35 मिनट 8 सेकंड, 8 सेकंड का समय है। तो लगभग इसको मानते हैं 36 मिनट। अब अपना देखो पूर्व का समय यदि हमें बताना है तो समय को आगे किया जाता है, पश्चिम का समय बताना हो तो समय को पीछे किया जाता है। अब ये देखो 36 मिनट आगे वाला समय ये रहेगा क्योंकि अपन देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो धौलपुर जिले में होता है और सबसे अंत में सूर्योदय होता है अपने कटरा जैसलमेर जिले में। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है। सबसे पहले जो सूर्यास्त होता है वो यहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है। तो ये 2 और 2 4 प्रश्न इनको आपको ध्यान रखना है। टोटल पश्चिम और पूर्व के समय में अंतर पड़ता है लगभग 36 मिनट और एक्यूरेट बताना है आपको 35 मिनट 8 सेकंड। तो ये आपको अब ये क्लियर हो गया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। अब मैंने यहाँ बताया था आपको अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशों से हमेशा क्या दिखाया जाता है, किसी भी स्थान की स्थिति दिखाई जाती है और अक्षांशीय अंतर को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। उसके बाद में देशांतर से हमेशा क्या ज्ञात किया जाता है, समय का ज्ञान होता है। देशांतरीय अंतर को क्या कहते हैं, गोरे। देशांतरीय अंतर को क्या कहते हैं, गोरे। और 1 डिग्री देशांतर में हमेशा 4 मिनट का अंतर पड़ता है मित्रों। उसके बाद में अपने पूर्वी राजस्थान का जो समय है वो आगे है क्योंकि पूर्वी राजस्थान पूर्व का समय बताना होगा तो समय को आगे करेंगे और पश्चिम का समय बताना होगा तो समय को पीछे करेंगे। तो अपना जो पूर्व जो क्षेत्र है वो इतना आगे है अपने से। अब इसके बाद में दोस्तों देखो कि भारत का स्टैंडर्ड मीन टाइम, ये भी याद रखना आप,
भारत का स्टैंडर्ड मीन टाइम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये याद रखना है, भारत का मानक समय का निर्धारण कितनी डिग्री देशांतर रेखा से किया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से अपने समय का निर्धारण हुआ है भारत में। अब ये जो रेखा है ये प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे अपन, प्रयागराज में एक जगह है मिर्जापुर। कौन सी जगह है? मिर्जापुर। और मिर्जापुर में पर्टिकुलर एक स्थान है नैनी, यहां से इस रेखा का निर्धारण किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर के नैनी स्थान से निकाली गई है। और ये दोस्तों अपने भारत में 5 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर निकलती है। 5 राज्यों कौन कौन से हैं उनका याद रखना है। मोस्टली एग्जामों में ये प्रश्न आता रहता है कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। 5 राज्य मैं आपको लिखा रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं इसमें। ट्रिक ये है यू मौका, मतलब तुम्हारे पास एक मौका है। तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश यूपी, एम से हो गया एमपी, ओ से हो गया उड़ीसा। अब ओडिशा हो गया इसका नाम, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया मित्रों। फिर छत्तीसगढ़, ये चौथे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो अपने भारत में कितने राज्यों से ये रेखा निकल रही है? 5 राज्यों से होकर निकल रही है। 5 राज्य कौन से हैं? तो ये ट्रिक याद रखना, यू मौका, तुम्हारे पास भी एक मौका है। अब देखो यू से हो गया यूपी, एम से हो गया एमपी, ओ से हो गया ओडिशा, सी से हो गया छत्तीसगढ़ और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर अपनी मानक रेखा निकल रही है। अब दोस्तों अपना जो मानक समय है ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा समय हमारा आगे है। हमारा समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। जैसे मान लीजिए लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अपने उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? 5:30 का समय हो रहा होगा, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है। 12 बज रहे हैं तो 5.5 घंटा आगे लगा दो आप, तो लगभग ये 3:30 बज गए ना। 5.5 घंटा आगे चलना है अपने को पूर्व में, क्योंकि पूर्वी देशांतर रेखा का बताना है। और मैंने आपको पहले बताया पूर्व का समय जब हम बताते हैं, समय जब हम बताते हैं तो समय को आगे किया जाता है, पश्चिम का समय बताते हैं तो समय को पीछे किया जाता है। और 1 डिग्री देशांतर में हमेशा 4 मिनट का अंतर पड़ता है मित्रों। तो ये समय निकालने का मैं आपको अलग से क्लास लेके और समझा दूंगा। अब उसके बाद में हम देखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं देखता हूं आगे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब ये देखो राजस्थान की स्थिति देखो आप। अब राजस्थान का जो आकार है वो देखना आपको। अब राजस्थान की आकृति दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और यह आकृति हमें पतंग नुमा आकृति लगती है, पतंग नुमा आकृति। अब एक विद्वान था हेंडले, TH हेंडले, उसका पूरा नाम है हेंडले। इस विद्वान ने अपने राजस्थान की आकृति कैसी बताई है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग नुमा आकृति अपने राजस्थान की लगती है। ये अपने को ध्यान देना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन रहा है, अब वो ये यहां पे बनेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं मित्रों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा को कैंसर लाइन के नाम से भी जानते हैं हम, कैंसर लाइन, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा दोस्तों, अब इसमें आपको देखना है कि कर्क रेखा जो है 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं।
और 21 जून जो है ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है दोस्तों। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो 21 जून को लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा के ऊपर, इसलिए यहां गर्मी होती है। अब दोस्तों एक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ गया था कि कर्क रेखा के ऊपर जलवायु कैसी पाई जाती है, कर्क रेखा के ऊपर जलवायु कैसी पाई जाती है। तो मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए, कर्क रेखा के ऊपर जो जलवायु पाई जाएगी वो उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, उष्ण आर्द्र जलवायु। ये उष्ण आर्द्र जलवायु कहां पाई जाती है? कर्क रेखा के ऊपर। एक बात मैं और बता रहा हूं कि अपने 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब में, 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं, तो उसमें उत्तर में देखते हैं अपन कर्क रेखा, दक्षिण में हम देखते हैं तो मकर रेखा, और अपने ग्लोब के मध्य में, ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, उसे इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ केवल ये देखना है कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 21 जून को। कर्क रेखा के ऊपर जलवायु कैसी पाई जाती है? उष्ण आर्द्र। अब यहाँ पे प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में कि ये जलवायु कैसी पाई जाती है, ये प्रश्न आया था। तो कर्क रेखा पर भी उष्ण आर्द्र पाई जाती है, मकर पर भी उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और उसके बाद में भूमध्य रेखा पर भी कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण आर्द्र जलवायु। अब मित्रों यहाँ प्रश्न डाल सकते हैं, कोई प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे कि उष्ण आर्द्र जो जलवायु है, इस जलवायु में कौन सी मिट्टी का विकास होता है? सीधा प्रश्न है। इस जलवायु में दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। कौन सी मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। अब लेटेराइट जो मिट्टी है ये कैसी मिट्टी होती है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसमें क्या किया जाता है? अब प्रश्न कैसे भी आ सकता है, लेटेराइट जो शब्द है लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है। कौन सी भाषा के? लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पकी हुई ईंट। क्या होता है? पकी हुई ईंट, पकी हुई ईंट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे पकी हुई जो ईंट होती है, अब इस टाइप की मिट्टी होती है। अब पकी हुई ईंट कितनी हार्ड होती है, तो ये मिट्टी भी काफी कठोर होती है, हार्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या? लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लोहा और एल्यूमिनियम इस मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है, और इसीलिए यह मिट्टी कठोर होती है। अब इस मिट्टी में क्या किया जाता है? अब इस मिट्टी में बागवानी कृषि का विकास होता है। कौन सी कृषि का? बागवानी। जैसे एग्जाम में आ जाए कि लेटेराइट मिट्टी में क्या बोया जाता है, क्या विकसित किया जाता है? बागान लगाए जाते हैं, बागाती कृषि के नाम से जानते हैं, बागवानी कृषि के नाम से जानते हैं। और बागवानी कृषि का जो अध्ययन है ये दोस्तों हॉर्टिकल्चर, आपने पढ़ा है कृषि पद्धति, हॉर्टिकल्चर कृषि पद्धति में इसका अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर कृषि पद्धति में इसका अध्ययन किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं, अब ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे दोस्तों आपने लीचिंग का नाम सुना है, लीचिंग। आपने विक्षालन का नाम सुना है, विक्षालन। आपने निक्षालन का नाम सुना है, निक्षालन। आपने अपक्षालन का नाम सुना है, अपक्षालन। ये 4 शब्द दिए मैंने कि लीचिंग, विक्षालन, निक्षालन, अपक्षालन, ये 4 शब्द दिए मैंने। अब इसमें देखो आप ये होता क्या है। अब जैसे एग्जाम में आ जाए आपके कि लीचिंग का अभिप्राय क्या होता है, अर्थ क्या होता है, या विक्षालन क्या होता है, निक्षालन क्या होता है, या अपक्षालन क्या होता है। अब दोस्तों इसको सीधे तरीके से बता रहा हूं कि मिट्टी किसे कहते हैं। अपन पता है ना आपको मिट्टी की परिभाषा? तो मिट्टी की परिभाषा देखो, एक बेनेट विद्वान था अमेरिका का, तो सबसे पहले मिट्टी को परिभाषित तो उसने किया था, और उन्हीं की परिभाषा सर्वमान्य है। तो उसने कहा था मिट्टी भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है। इसको सुनिए आप अच्छी तरीके से, हर शब्द को सुनिए। मिट्टी भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जिसमें असंगठित पदार्थ
प्राकृतिक वनस्पति व जीवाश्मों का योगदान होता है, उसे मिट्टी कहा जाता है। अब मिट्टी की परिभाषा हुई। अब एक मिट्टी ली हमने लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट जो मिट्टी है उसकी परिभाषा वही होगी, लेकिन इसमें तत्व पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, लोहा और एल्यूमिनियम। इसी वजह से ये मिट्टी कठोर होती है। और इस मिट्टी का शाब्दिक अर्थ पकी हुई ईंट होता है, जो लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बनी है। अब उसके बाद में देखेंगे अपन लीचिंग, विक्षालन, निक्षालन की जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न आया हुआ है, पहले एग्जामों में आया हुआ है कि मिट्टी की कौन सी परत में आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान देना है कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। अब ये आवश्यक तत्व घुलनशील होते हैं। अब जैसे मैंने बताया, अब ये ध्यान देना आप, मिट्टी भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जिसमें असंगठित पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पति व जीवाश्मों का योग होता है, उसे मिट्टी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन विद्वान बेनेट के अनुसार है ये परिभाषा। अमेरिका का विद्वान है बेनेट, उसने ये परिभाषा दी है, मैंने परिभाषा नहीं दी। अब क्या बोलता है वो, मिट्टी भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जिसमें असंगठित पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पति व जीवाश्मों का योगदान होता है, उसे मिट्टी कहते हैं। अब जैसे मान लो, अब मिट्टी की ऊपरी परत में आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। अब आवश्यक तत्व घुलनशील होते हैं, आवश्यक तत्व घुलनशील होते हैं। अब वो जल्दी जल के साथ घुलकर अन्यत्र बह जाते हैं या भूगर्भ में समाहित हो जाते हैं, भूगर्भ में निस्पंदित हो जाते हैं, निस्पंदन हो जाता है, रिस जाता है। अब जैसे देखो, अब किसान मोस्टली क्या करते हैं कि अपने खेतों में क्यारी धोरे बनाकर और सिंचाई कार्य कर रहे हैं। ये क्यारी बना दी मैंने और ये धोरे के द्वारा पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ये ट्यूबवेल से पानी आ रहा है। अब यहाँ पे अब ये क्यारियों में पूरी क्यारियों को भरेगा किसान। अब क्योंकि भारत के संदर्भ में अपन देखें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। अब यहाँ कितने लोग कृषि कार्य कर रहे हैं? लगभग 56% जो जनसंख्या है प्रेजेंट में कृषि कार्य में अटैच है, संलग्न है। तो ये देखो आप, ये खेतों में अभी भी ड्रिप पद्धति, फुहारा पद्धति या बूंद बूंद पद्धति अभी सभी किसानों के पास उपलब्ध नहीं है, सभी के पास वो फैसिलिटीज नहीं है। कुछ किसान अभी भी क्यारे धोरे बनाकर और कृषि कार्य करते हैं। और मैंने कहा कि मिट्टी की ऊपरी परत में आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, ये आवश्यक तत्व घुलनशील होते हैं, जल के साथ घुलकर नीचे वाली परत में पहुंच जाते हैं या अन्यत्र डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। अब जैसे देखो भूगर्भ में वो ये क्यारी पूरी भरेगी, किसान कब मानेगा कि क्यारी भर गई, अब ये पानी लगा हुआ मानेगा, ये पानी पूरी क्यारियों को लबालब भर देता है। अब किसान आवश्यकता से ज्यादा सिंचाई कार्य करता है तो वो आवश्यक तत्व घुलनशील है, वो जल के साथ घुलेंगे। अब जल का निस्पंदन होगा, जल का रिसाव होगा तो भूगर्भ में वो नीचे चले जाएंगे। अब जो तत्व, आवश्यक तत्व आपको पौष्टिकता दे रहे थे, फसल को पौष्टिकता मिल रही थी, अब यदि मिट्टी में वो तत्व ही मौजूद नहीं रहेंगे तो क्या मिट्टी की पौष्टिकता बनी रहेगी? मिट्टी में उपजाऊपन रहेगा? अब उसका उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो जाता है। और मिट्टी का उपजाऊ कम होना, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना क्या कहलाता है? लीचिंग, विक्षालन, निक्षालन, अपक्षालन। और ये सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में होता है? ये लेटेराइट मिट्टी में होता है मित्रों। ये अपक्षालन की जो क्रिया है या लीचिंग की जो क्रिया है सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी में होती है? आपकी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे अधिक लीचिंग, विक्षालन, निक्षालन या अपक्षालन की क्रिया कौन सी मिट्टी में होती है? तो दोस्तों आपको बिना हेजिटेशन क्या करना है? लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी में ये क्रिया ज्यादा होती है क्योंकि आवश्यक तत्व होते हैं इसमें, और आवश्यक तत्व जल के साथ घुलकर वो नीचे वाली परत में पहुंच जाते हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है और इसी क्रिया को हम ये नाम देते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद में मैंने ये बताया था टी.एच. हेंडले, टी.एच. हेंडले ने राजसर को क्या बताया है? पतंगनुमा आकृति। फिर उसके बाद में मैंने ये रेखा बताई, कर्क रेखा। अब दोस्तों आपको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अपने राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले हैं, तो इन 2 जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि कर्क रेखा की लंबाई मानते हैं अपन 26 किलोमीटर, लेकिन कुछ किताबों में अलग में मिलेगा आपको। अब इसमें कर्क रेखा की लंबाई कितनी मानते हैं? 26
किलोमीटर। अब इसमें बांसवाड़ा जिला जो आता है, बांसवाड़ा जिला इसमें कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी? कुशलगढ़। ये एक ठिकाना भी हुआ करता था रियासती समय में। तो कुशलगढ़ में एक इंपॉर्टेंट गांव है छीज गांव। कौन सा गांव? छीज गांव। और डूंगरपुर जो जिला है, डूंगरपुर जो जिला है, डूंगरपुर का गांव है चीखली। चीखली। अब ये ध्यान देना आप, राजस्थान में कर्क रेखा जो है ये बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील के छीज गांव से होकर डूंगरपुर जिले के चीखली गांव के दक्षिणी छोर से, कौन सी छोर से? दक्षिणी छोर से ये निकलती है। अब कर्क रेखा के बारे में बताया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा के ऊपर जलवायु कैसी पाई जाती है मित्रों? उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस यहाँ पर कैसी मिट्टी विकसित होती है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो शब्द है अपने पास कहाँ से आया? लेटिन भाषा के लेटर शब्द से आया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने? पकी हुई ईंट। और इस मिट्टी में दो तत्व पाए जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से, लोहा और एल्यूमिनियम। और इस मिट्टी में क्या किया जाता है? बागवानी कृषि का विकास किया जाता है। और बागवानी कृषि का अध्ययन किस में होता है? हॉर्टिकल्चर कृषि पद्धति में। उसके बाद में मित्रों मैंने बताया कि लीचिंग, विक्षालन, निक्षालन और ये अपक्षालन, इनका मतलब है कि मिट्टी की ऊपरी परत में जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं वो जल के साथ घुलकर मिट्टी की नीचे वाली परत में पहुंच जाते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत का उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है लीचिंग, विक्षालन, निक्षालन। तो ये समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब उसके बाद में देखते हैं अपन अब उसके बाद में ये अपना हाड़ौती क्षेत्र है और ये पूर्वी राजस्थान है। अब इसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान में दो प्रकार की बाउंड्री हैं। एक अंतर्राज्यीय बाउंड्री है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी है। अंतर्राज्यीय, और इससे पहले अंतर्राज्यों के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, अब मैं इसे डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर और अपने ये बाउंड्री ये बाड़मेर तक है। अब उसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट ये होगा ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कहाँ से है? हिंदुमल कोट, गंगानगर जिले में हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर जिले में कौन सा गांव है? बाखासर। बाड़मेर जिले में शाहगढ़ में बाखासर गांव है और ये है हिंदुमल कोट। कौन सा है? हिंदुमल कोट। गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर जिले में शाहगढ़ के बाखासर गांव तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा फैली हुई है और इसकी लंबाई मित्रों 1070 किलोमीटर है। ये अपने को देखना अच्छे तरीके से। फिर अपने ये है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा तो दो प्रकार की सीमाएं हो गई, एक अंतर्राष्ट्रीय हो गई, एक अंतर्राज्यीय हो गई। तो इस सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो ये अपने को ध्यान देना है। इस अंतर्राज्यीय सीमा से अपने राजस्थान से 5 राज्य लगे हुए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर कितने राज्य हैं? अपने 5 राज्य लगे हुए हैं, अर्थात राजस्थान से 5 राज्य लगे हुए हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, उत्तर में पंजाब लगा हुआ है, उत्तर पूर्व में हरियाणा लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा। एक एफसीआई का एग्जाम लगा था, उसमें पूछा था कि राजस्थान से हरियाणा कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा में है? ये प्रश्न आया हुआ है एफसीआई में, एफसीआई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है यूपी, ये है यूपी। और उसके बाद में ये आता है आपका एमपी।
और ये लास्ट में दक्षिण पश्चिम में आता है गुजरात। तो राजस्थान से कितने राज्य अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं? 5 राज्य लगे हुए हैं। तो दोस्तों पांचों राज्यों के नाम याद होने चाहिए आपको। उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में यूपी है, दक्षिण पूर्व में एमपी है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। अब ये कितने कितने लगे हुए हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर पंजाब लगा हुआ है। जो सबसे कम लगा हुआ राज्य है राजस्थान से। राजस्थान से सबसे कम लगा हुआ राज्य कौन सा है? पंजाब। कितना लगा हुआ है? 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर लगा हुआ है। फिर हरियाणा जो है ये दोस्तों 1262 किलोमीटर लगता है। अपने राजस्थान से कितना लगता है? 1262। यूपी लगता है 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर। और एमपी सबसे ज्यादा लगा हुआ है 1600 किलोमीटर। एमपी 1600 किलोमीटर लगा हुआ है। और गुजरात 1022 किलोमीटर लगा हुआ है दोस्तों। गुजरात 1022 किलोमीटर। अब दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी लंबाई है 4850। अब ये मैं दिख रहा हूं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्लिफ के नाम से हम जानते हैं। ये 2 सीमाएं हो गई अपने। अब उसमें सबसे पहले अंतर्राज्यीय में देखते हैं अपन। अंतर्राज्यीय में अब आपको देखना है अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा में 5 राज्य हैं बस। तो सबसे पहले आ रहा है पंजाब। पंजाब कितना लगा हुआ है? 89 किलोमीटर। उसके बाद में दूसरा नंबर पे आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं अपन। उसके बाद में दूसरा है हरियाणा ये लगा हुआ है 1262 किलोमीटर। फिर तीसरे नंबर पे अपन देखते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर लगा हुआ है। 877 किलोमीटर। 4 नंबर पे अपन देखते हैं एमपी सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर लगा हुआ है। 5वें नंबर पे हम देखते हैं गुजरात। तो गुजरात 1022 किलोमीटर लगा हुआ है। इनका टोटल अपनी योग कर देंगे, जोड़ देंगे इनको, तो अपने पास कितने आ गई? 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा आ गई। तो ये अपना बिल्कुल अंतर्राज्यीय सीमा का हो गया। अब इसमें सबसे कम लगा हुआ कौन सा है? पंजाब। सबसे ज्यादा लगा हुआ कौन सा है? एमपी। तो ये क्लियर हो गया अपना। अब उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कहां से प्रारंभ है? हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर और अपने बाड़मेर जिले के शाहगढ़ बाकासर गांव तक इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसके ऊपर दोस्तों अपने राजस्थान के महत्वपूर्ण 5 जिले लगे हुए। इस रेखा से राजस्थान के महत्वपूर्ण रूप से कितने जिले लगे हुए हैं? 5 जिले लगे हुए हैं। 5 जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे गंगानगर से नीचे देखेंगे अपन बीकानेर से नीचे अपन देखते हैं फलौदी से नीचे देखते हैं जैसलमेर से नीचे देखते हैं अपने बाड़मेर। तो ये अपने 5 जो जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा के ऊपर स्थित हैं। अर्थात रेड क्लिफ सीमा से राजस्थान की कितनी जिले टच हैं? पहले दोस्तों अपने गंगानगर के बाद में एक अनुपद बना था, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। अब उसको जिला हटा दिया गया है। तो अब प्रेजेंट में बात करें अपने, पहले 4 थे, अब 1 बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर, फलौदी और बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब इसमें दोस्तों अलग अलग लिखा हुआ है क्योंकि फलौदी का अभी सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ है, अभी किताबों में वो चीज़ नहीं आई है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो लगा हुआ है वो जैसलमेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे ज़्यादा लगा हुआ कौन सा जिला है? जैसलमेर। और सबसे कम लगा हुआ दोस्तों अब फलौदी हो गया। कौन सा? फलौदी। आप मैप में देख सकते हो फलौदी बहुत कम लगा हुआ है। तो इसमें इसका सीमांकन होगा तो वो आपको दूरी लिखा दी जाएगी। पहले इसमें दूरी अलग अलग थी। अब 464 किलोमीटर सबसे ज्यादा लगा हुआ था। पहले बीकानेर था सबसे कम लगा हुआ, 168 किलोमीटर था। लेकिन अब की लेटेस्ट स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा लगा हुआ जिला कौन सा है, सबसे कम लगा हुआ जिला कौन सा है। तो ये अपने को ध्यान देना है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर अपने कितने जिले हो गए? 5।
अब इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के भी इससे दो प्रांत लगे हुए हैं। पाकिस्तान के भी दो प्रांत लगते हैं। एक तो लगता है दोस्तों पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत, ये राज्य लगता है। एक लगता है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इस राज्य के 3 जिले लगे हुए हैं। इस राज्य के 3 जिले अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं और इसके 6 जिले, इसके कितने जिले? 3, और इसके 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। तो टोटल गुजरात, ये अपने जो पाकिस्तान है उसके टोटल कितने जिले टच कर रहे हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को? 9 जिले टच करते हैं। और राज्य कितने हैं? 2। अब देखो पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत की दोस्तों राजधानी क्या है? पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर है। क्या है? लाहौर है, ये ध्यान रखना। सिंध प्रांत की राजधानी क्या है? कराची है। सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। अब पंजाब प्रांत के कितने जिले लग रहे हैं? 3 जिले लग रहे हैं। और सिंध प्रांत के कितने जिले? 6 जिले। तो टोटल कितने हो गए? 9 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगे हुए हैं, रेड क्लिफ सीमा से लगे हुए हैं। और राज्य 2 लगे हुए हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं। पहला जो जिला आता है वो है बहावलपुर, बहावलनगर, बहावलनगर। दूसरा जो जिला आता है बहावलपुर, बहावलपुर। और तीसरा जिला जो आता है रहीम यार खान, रहीम यार खान, रहीम यार खान। तो ये 3 जो जिले लगे हुए हैं ये किसके लगे हुए हैं? पंजाब प्रांत की। अब इसके बाद में सिंध प्रांत के 6 जिले लग रहे हैं, सिंध प्रांत के 6 जिले। तो पहला जिला कौन सा आता है बताओ? पहला जिला जो आता है इंपोर्टेंट, घोटकी। कौन सा जिला? घोटकी। दूसरा संघर, वो सॉरी, घोटकी के बाद में आता है घोटकी, उसके बाद में आता है सुकूर, सुकूर के बाद में तीसरे नंबर पे आता है खेरपुर, खेरपुर, खेरपुर के बाद में चौथे नंबर पे आता है संघर। 5 नंबर पे आता है उमरकोट। कौन सा? उमरकोट। और 6 नंबर पे आता है थार पारकर, थार पारकर। ये गाय की नस्ल भी है दोस्तों, थार पारकर। तो ये 6 जिले अपने सिंध प्रांत के हो गए और 3 जिले ये हो गए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है। तो अब इसमें देखें अपने कि सबसे ज्यादा लगा हुआ जो जिला है वो बहावलनगर है, सबसे ज्यादा लगा हुआ, और सबसे कम लगा हुआ उमरकोट है। अब इसमें देखना अपने को, सबसे कम लगा हुआ कौन सा है? पंजाब। और सबसे ज्यादा लगा हुआ है एमपी। तो इन बातों को अच्छी तरीके से देखना आप। तो ये अपने अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों का मैंने अच्छी तरीके से बता दिया विद मैप। तो इसमें आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताया है मैंने सारा। अब उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की आकृति विस्तार बता दिया मैंने कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो चीज़ें हो गई। अब उसके बाद में आकार, आकार, विस्तार और स्थिति, मैंने तीनों के बारे में अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक है। उसके बाद में नेक्स्ट कल दूसरी क्लास अपन लेंगे तो उसमें और चीज़ें बताई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।